ये देश है वीर जवानों का, वरदानों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले। सौगंध लिए इस माटी की हो बेनिडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है। ये डर के आगे, डर के आगे जीत है। जुम्मन दरी बिछाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है और लगभग ये तय हो चुका है कि कौन दल किसके साथ लड़ेगा। वैसे आज की रात बिहार के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि एनडीए में सब खैरियत है जैसे वाला माहौल नहीं है, जबकि कांग्रेस ने समझौता कर लिया है। खैर, ये तो अलग बात है कि कौन किसके साथ लड़ेगा, लेकिन सवाल जो सबसे अहम है कि बिहार में एक आबादी के तौर पर सबसे बड़ी संख्या में वास करने वाला वोटर क्या सोच रहा है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वो ये सबसे बड़ी संख्या वाला तबका कौन है। दरअसल बिहार में जातिवाद का एक लंबा इतिहास रहा है और इस नज़रिए से यहाँ दलित 15%, जिसमें 4% पासवान मतदाता हैं, महादलित मुसहर 2%, दुसात 4%, वहीं यादव 14.4% हैं, भूमिहार 4.7%, ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 4.2%, कुशवाहा 6.5% और कुर्मी 4%, जबकि कायस्थ 1.5%, बनिया 6%, तेली 3%, आदिवासी 1.3% हैं, जबकि अन्य जिसमें सिख, ईसाई और जैन आते हैं लगभग 0.4% हैं। कुल हिंदू आबादी 81.3% है और मुसलमान लगभग 18.3% हैं। ये जातिगत समीकरण बिहार चुनाव में ख़ास मायने रखता है, जहां जीतन राम मांझी अपने 2% के लिए बीजेपी और जदयू को आंख दिखाते नजर आते हैं, वहीं मात्र 4% पासवान वोटों के बल पर रामविलास पासवान लगातार सत्ता की मलाई चट करते रहे हैं और उनके बीमार होने पर उनके सुपुत्र चिराग बिहार की सियासत में अपना हक मांगते दिख रहे हैं। उधर कुशवाहा जी भी अपनी बिरादरी के 6.5% वोटों की धमकी एनडीए और यूपीए दोनों को दे रहे हैं, यानी सभी अपनी अपनी जातिगत संख्या का हिस्सा बिहार की सत्ता में चाहते हैं। ये बात और है कि उनकी इस कवायद का बिहार के चुनावी परिणामों में क्या असर पड़ेगा, लेकिन सभी जातियों के सूरमाओं ने अपने हक के लिए मोर्चा संभाल रखा है, जिसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है और हर जगह उनकी पूछ हो रही है। 0.5% से 6.5% वाले उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं और ये उन्हें देने की सोची भी जा सकती है। वहीं 18.3% के वोटरों के पास इस प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है, न उन्हें अपनी हिस्सेदारी चाहिए न सम्मान, बस उनका एक पारंपरिक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना, जिसमें कम से कम बिहार में तो वो पिछले 15 सालों से कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटकने को हरगिज़ तैयार नहीं हैं और इसमें उनका साथ बिकाऊ सियासी रहनुमा और बेईमान मजहबी क़यादत बखूबी दे रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने बीजेपी से समझौता कर बिहार में अब तक जो सरकार चलाई उसमें मुसलमानों को पूरा मौका मिला और कहीं न कहीं नीतीश ने बीजेपी के एजेंडे को बिहार में लागू नहीं होने दिया और बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसा माहौल नहीं पनपने दिया। ये उनका राजनीतिक कौशल रहा कि सरकार का चेहरा धर्मनिरपेक्ष बना रहा, लेकिन उनकी टिकाऊ न होने वाली छवि ने उनकी साख को बट्टा लगाया। वहीं आरजेडी के युवा नेतृत्व घमंड के साथ मैदान में है और वो इस बात से आत्ममुग्ध है कि ये जुम्मन कहाँ जाएगा। प्रदेश में कोई विकल्प इसके पास नहीं बचा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोकी है, लेकिन उनके साथ मुसलमानों का जाना एक बड़ा ख़तरा है, क्योंकि अगर मुसलमान 100% भी उनके साथ चला जाए, जो संभव सा नहीं है, तो भी वो मात्र 30 सीटों से ऊपर नहीं जीत सकते।
लेकिन ऐसा होने पर चुनाव 80 बनाम 20 होगा और बीजेपी या कोई अन्य दल सत्ता में आएगा जिसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं होगा। ऐसे में जब अभी उनकी कोई हैसियत नहीं है तब ख़तरा और बढ़ेगा और सेकुलरिज़म का जो नकाब अभी कुछ राजनीतिक दलों ने रखा है उसे भी उतार फेंकेंगे और ऐसा होने पर स्थिति और भी भयावह होगी। वैसे भी ओवैसी की कार्यशैली और उनके जहरीले बोल भारतीय सामाजिक ताने बाने में फिट नहीं होते। उनके पास अच्छे सवाल ज़रूर हैं मगर उसके वाजिब जवाब नहीं। लिहाजा मुसलमानों को इस बात की समझ रखनी चाहिए, क्योंकि ओवैसी तेलंगाना सरकार में शामिल हैं और उनका सहयोगी टीआरएस लगातार हर मामले में लोकसभा में बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। ऐसे में साफ तौर से दिखाई देता है कि उनकी क़यादत मजबूत नहीं। अगर बिहार में भी वो किसी के साथ खड़े होने की स्थिति में होंगे तो कुछ बदलाव संभव नहीं। दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का राजनीतिक धड़ा एसडीपीआई भी पप्पू यादव के साथ बिहार चुनाव में आ धमका है, जिसका ज़मीन पर कोई वास्तविक संगठन मौजूद नहीं। हालांकि ये बात भी दबी ज़बान में कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि एसडीपीआई का बिहार में आना एक मजहबी जमात का खेल है और उसके ही कहने पर पप्पू यादव के गठबंधन में इसे जगह मिली है। इमारत शरिया का राजनीतिक खेल सब बखूबी जानते हैं। इसे दीन बचाओ कॉन्फ्रेंस से समझा जा सकता है। हालांकि ज़मीन पर इमारत अपना रसूख खो चुकी है लेकिन उसके कारनामे जारी हैं, जबकि ख़ुद मौलाना वली रहमानी बीमार हैं और मुंगेर में मौजूद हैं। हालांकि ये बात भी काबिल गौर है कि मौलाना किस बीमारी में हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में पटना से कमतर मुंगेर में जाकर रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अलग अलग दलों से टिकट चाहने वाले लगातार मौलाना से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी मुलाकात की है। हालांकि अभी इमारत ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ लोगों से बात करने पर यह भी कहा गया कि मौलाना राजनीतिक बीमारी में हैं, वक्त आने पर संदेश आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, लगभग मजहबी क़यादत का यही हाल है और जब हक़ की बात करनी है वो बिलों में दुबके बैठे हैं और जब वोट का वक्त होगा तब संदेश देकर बीजेपी हराओ की मुहिम में जुटेंगे। महागठबंधन ने जिस तरह मुसलमानों का अपमान किया है और उसे अपनी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा नहीं दिया, उस पर मुसलमानों की खामोशी साफ कह रही है, आप बीजेपी रोकिए, हम आपके साथ हैं। मुसलमानों ने अपने आचरण से साफ कर दिया है कि उनके कोई अपने मुद्दे और शर्तें नहीं हैं और उन्हें कुछ बस वोट देना है बीजेपी को हराने के लिए, न कि ख़ुद को जिताने के लिए। और यही वजह है कि राजद किसी भी तरह से मुसलमानों को कोई महत्व नहीं दे रही है और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता को भी भाव नहीं मिल रहा। यानी कुल मिलाकर जो नेता इन दलों में मौजूद हैं उन्हें अपने टिकट तक की बात करने का हक़ है, समाज के मुद्दों पर नहीं। वहीं मजहबी क़यादत भी अटैची पॉलिटिक्स में अपनी भलाई ढूंढ रही है। रही बात आम मुसलमानों की तो वह सवाल कर रहा है कि आखिर विकल्प क्या है, तो जवाब यही है, डर के आगे जीत है, वरना जुम्मन दरी बिछाएगा। बात सिर्फ इतनी है।